सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। सभी उपस्थितों को सादर नमस्कार। तो हम इसके विषय को आगे बढ़ाते हुए उसको थोड़ा सा एक बार संक्षेप से अवलोकन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि कोई एकदम नए है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इसके आगे का विषय विशेष समझ में आने वाला है, क्योंकि यह एक गणित जैसा है। आप उसको समेशन जानते हैं तो अगला बढ़ेगा नहीं, तो एक प्लस माइनस जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं तो पूरे गणित को हल करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ ऐसी थोड़ी सी इसकी स्थिति है। तो देखते हैं कहाँ तक, थोड़ा सा यदि एक बार उसको अवलोकन करें तो हो सकता है कि समझ में आ जाए। हमने ऐसा एक प्रसंग उठाया था, हमने एक पहले तय कर लिया था कि तीन प्रकार से हम आगे बढ़ते। एक तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है या एम्पिरिकल जिसको कहते हैं, या स्पेकुलेटिव होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है। तो हम स्पेकुलेटिव के आश्रय पर आगे बढ़े हैं। हम कोई लैब खोलकर एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं, और जो चर्चा हो रही है उसका कोई अभी अनुभव नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ अभी तो नहीं है। नहीं हम आपको परमाणु खोलकर दिखाने वाले कि ये रहा परमाणु, और नहीं किसी लैबोरेटरी में जाकर के कोई प्रयोग करके दिखाने वाले कि इसके कारण हमें लगता है कि यह परमाणु होना चाहिए। तो स्पेक्युलेटिव या अनुमानात्मक अधिकतर। तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि एक पर्वत है, एक पत्थर है, दोनों के आकार में भेद है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो यह ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का कारण यह है कि एक उत्तर आया था कि इन दोनों में जो कणों की संख्या है, अवयवों की संख्या है जिससे यह बने हैं, उनमें न्यूनाधिकता है। पर्वत में अधिक है, पत्थर में न्यून है। फिर हमने इनको आगे बढ़ा करके इसका एक कण लेकर के उसको तोड़ते तोड़ते आगे बढ़े, विभाजन करते चले। और ये विभाजन की जो परंपरा है, जो ये धारा है, उसको हम तो यदि विभाग तो कर ही रहे तो विभाग करके आगे बढ़ना चाहिए और नहीं रुकना चाहिए, यही युक्ति संगत है। फिर भी मानवीय शक्ति के सामर्थ्य की समस्या के कारण यह हो सकता है कि हमें एक जगह रुकना पड़े। तो हमने उसको क्या किया कि मानवीय शक्ति का वर्धन कर दिया। ये भी स्पेकुलेटिव, ये तो मानसिक स्तर पर कि ठीक है कि मान लीजिए आपके पास ऐसे यंत्र इत्यादि कुछ दे दिए, टूल्स दे दिए, जिसके कारण आप अगला सूक्ष्म सूक्ष्म विभाग करना संभव होगा। तो फिर तो विभाग करने की जो है मानवीय सीमा, उसको हमने अतिक्रम कर लिया। और आगे चल करके ये प्रश्न उठा कि ऐसा जो विभाग है वह अनंत होता ही रहेगा या रुकना चाहिए? विभाग होने की परंपरा है तो चलना ही चाहिए, ये प्रथमतः युक्ति संगत है। अन्यथा कोई यदि युक्ति विरोध नहीं होता है तो हमें यह विभाग ही होता है यह मानना पड़ेगा। यदि रोकना है तो युक्ति देनी पड़ेगी। तो हमें यह दिखाई दिया कि यदि अनंत विभाग माने तो पर्वत में और पत्थर में दोनों में समान संख्या में या अनंत कण रहेंगे, ऐसा हुआ। लेकिन यदि दोनों में अनंत कण है तो दोनों का आकार कम से कम समान तो होना ही चाहिए, लेकिन वो समान नहीं है। तो यह व्यवहार है, समान नहीं है, यह व्यवहार है। व्यवहार का अपलाप अर्थात त्याग या उपेक्षा नहीं कर सकते, व्यवहार का समर्थन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो अनंत विभाग की जो धारा चल रही थी उसको एक जगह जाकर के रोक दिया। तो रोकने से हम जहां रुके तो ऐसा एक कण पकड़ा हमने कि जो आगे और जिसका विभाजन करना संभव नहीं है, ऐसे कण पर जाकर के रुके। तो विभाजन करना संभव नहीं है, इसका अर्थ यह भी लेना पड़ रहा है। हमने जो निष्कर्ष निकाले उसको केवल बोले जा रहा हूं, कैसे निकाले इसका थोड़ी आलोचना करके। तो जो जिस कण पर जाकर के रुके हैं वह इसलिए रुकना पड़ा कि वह उसका आगे विभाजन संभव नहीं। और उसका आगे विभाजन संभव नहीं, इसका यह भी अर्थ है कि वह जो कण है वह और अवयवों से या अंगों से नहीं बना है, इसलिए वहां रुकना पड़ रहा है।
यदि वो कणों से या अवयवों से बना होता तो हाँ जी विभाग तो संभव है, लेकिन हम रुक गए हैं, ऐसा नहीं। तो फिर युक्ति युक्ति से तो विभाग हो ही रहा है ना, अवयवों से बना है मतलब विभाग तो होगा ही, और विभाग होते रहेगा तो अनंत कण है ऐसा ही सिद्ध होगा। इसलिए हम जहां रुक रहे हैं उसको यह मानना अनिवार्य बनता है कि वह अवयवों से नहीं बना है, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं है, उसी जगह पर जाके रुकना पड़ेगा, ये अनिवार्यता है। तो इसलिए ऐसे स्थान पर जाकर के रुके, ऐसा कण हमने माना, लेना पड़ा। माना मतलब मान्यता, मान्यता शब्द का अर्थ ये हो जाता है कि फिर इसमें युक्ति नहीं, लेकिन अब मान लो क्या करें, ऐसा तो नहीं है, ये तो युक्ति ने हमें सीमा डाल दी है। तो इसीलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा, और यह ऐसा कण निकल के आया है जिसके कोई अवयव नहीं है, और अवयव न होने के कारण यह भी उपस्थित हुआ अगला अगला सिद्धांत कि यह बनता नहीं है। बनता वही है जिसके अवयव होते हैं। बनना, इस विश्व में बनना क्या है, कोई भी चीज, हमने ये भी सोच लिया था कि कोई भी चीज देखिए चारों ओर बनी है, यह दिखता है हमें, और बनी है तो वो कणों को जोड़ करके ही बनी, इसके अन्यथा और हमें कुछ मिलता ही नहीं है। जो भी चीज है वो कणों को जोड़कर मिली है, कणों को जोड़ करके नहीं मिली या नहीं बनी है, ऐसी कोई वस्तु ही हमें दिखती नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं दिखती है। ये हमने एक आह्वानात्मक प्रश्न करके भी काफी समय दिया था इसको सोचने के लिए, निकाल के बताइए कोई ऐसी वस्तु जो कणों से नहीं बनी है। तो ऐसा ऐसा कुछ तो किसी को स्फुरण नहीं हुआ। यदि हुआ तो हम आगे जब चर्चा खोल देंगे तो कोई बोल सकते हैं कि हमें ये लगता है। एक सप्ताह का समय चला गया है इसको सोचने के लिए। तो पिछली चर्चा में जहां जहां आपको किसी को भी लगा होगा कि यहाँ यहाँ इन स्थानों पर हमने कुछ और प्रश्न बनते हैं, तो ये हमारे प्रश्न बनते तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। तो अवयवों से नहीं बना है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन है, क्योंकि यह जगत दिख रहा है ना। यदि कण ही, ऐसा कण ही न माने, अवयवों से बना नहीं है तो है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वो तो है, क्योंकि यह जगत बना है। यह जगत किससे बना है, उन्हीं कणों से बना हुआ है। तो यह कण है, अवयवों से नहीं बने हुए हैं, और इसी कारण अगला और एक सिद्धांत यहाँ प्राप्त होता है या निष्कर्ष हमें निकालना पड़ता है कि इनका विनाश भी नहीं होगा। आखिर विनाश मतलब क्या होता है कि हमारे सामने जो भी कोई चीज दिख रही है, टेबल हो, चेयर हो या दीवार हो, उनका विनाश या ध्वंस होना मतलब क्या है कि उनके अवयवों में चला जाना, जिससे वो बने हैं उनमें निकल जाते हैं वो। तो यह जो उनके जो एलिमेंट्स या जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है, उनमें जाना ही केवल ध्वंस है, इससे अलग कोई ध्वंस कर ही नहीं सकता है। सोच के देखिए, ऐसा कोई ध्वंस ही नहीं इसके अलावा। ये नहीं कि किसी चीज का ध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया, मतलब वह थी अब शून्य हो गई। शून्य नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ उदाहरण ही नहीं दिखता है। शून्य कर देना ऐसा नहीं होता। हटा सकते, दूसरी ओर रख सकते, तोड़ फोड़ कर सकते, उसको अवयवों में डाल सकते, शून्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए वह जो ऐसी चीज का ध्वंस होता है जिसके अवयव होते हैं, लेकिन हमने जो कण निकाला उसको नाम दिया था हमने परम अणु। परम इसलिए बोला था कि उससे, और अणु मतलब छोटा, और परम मतलब सबसे छोटा, अर्थात जिससे और छोटा नहीं है ऐसा, इसीलिए उसको परम अणु ऐसा बोला था। विज्ञान के भाषा में एक समय एटम शब्द जो है वो इसी अर्थ में व्यवहार किया जाता था। वो वो एटम का जो टम है वो टेमस था, और वो अटेमस ऐसा कुछ था। तो उस कारण जिसको आगे कट नहीं किया जाता, ऐसे अर्थ में वो चल रहा था, लेकिन वो बदल गया और फिर वो भी टूट गया और शब्द का अर्थ उसमें नहीं रहा। फिर ऐसी कई कई सारी समस्या हुई, लेकिन ये अवधारणा थी, जिसने ये एटम शब्द व्यवहार किया था उसने यही अवधारणा रखी थी उसके पीछे कि इसको कट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन हम इसको परमाणु ऐसा नाम दे रहे। परम का शब्द सबसे एकदम उससे और अधिक आगे नहीं, सीमा में चला गया, और अणु मतलब छोटा, सबसे छोटा। तो यह जो परमाणु है, यह जो कण है, यह अवयवों से नहीं बना है तो इसका विनाश भी नहीं होगा। तो यहाँ हमने जो ये नियम बना लिए हैं, ये मन में पक्के रखने, क्योंकि इसी के आधार पर अगले कई सारे जगह पर काम में लाया जाएगा। वस्तुतः ये जो अभी तक जो कल अगली बार का और इस बार का जो विवेचन है, वो हमने इसीलिए लाया है कि हमारे मन में यह धारणाएं पक्की रहे कि उत्पत्ति क्या होती है और विनाश क्या होता है। यह हमें युक्ति से पता होना चाहिए। कई बार हमारे मन में वो
विनाश मतलब शून्य में चला जाना, फिर शून्य से चला आना, ऐसी भावनाएं हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये पक्का होना चाहिए कि उत्पत्ति मतलब कणों को जोड़ करके बनना, यही उत्पन्न होना है। और विनाश या ध्वंस मतलब कणों में या अवयवों में चले जाना। जिसके अवयव नहीं है उसकी न उत्पत्ति होगी न विनाश होगा। ये हमारे पूरी चर्चा का, पिछली चर्चा का और आज तक आज भी जो हमने आवृत्ति की उसका सार है कि जो कणों से नहीं बना है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी और उसका विनाश भी नहीं होगा, और जो कणों से बना हुआ है वह उत्पन्न होता ही है और उसका विनाश अवश्यंभावी है। कब होगा ये बात अलग है, लेकिन होता ही है। तो हमें दो प्रकार के पदार्थों की ओर या वस्तु या चीजों की ओर हम ध्यान दे रहे कि ऐसा जो कि अवयव रहित है, निरवयव है, लेकिन है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं, उसका विनाश नहीं। यह एक, और उनको जोड़ जोड़ के, उन कणों को जोड़ जोड़ के कंक्रीट या कॉम्पोजिट या संघात या समुदाय बना है। अंग्रेजी में कहे तो कंपोजिट कहे या कंक्रीट कहे, असेंबल करके जो बना है, तो वो हुआ। और वो हुआ कंपोजिट शब्द के विरुद्ध है सिंपल। सिंपल मतलब जो कणों से नहीं बना है ना। निरवय, संस्कृत या हिंदी में कहे तो अवयव रहित या निरवय, वह सिंपल है। तो जो हमने परमाणु निकाला है वो सिंपल है, निरवयव है, अवयव रहित है। और उनको जोड़ करके जो बनता है वो कंपोजिट है या कॉन्क्रीट है। उसको संघात ऐसा शब्द व्यवहार किया जाता है, समुदाय ऐसा भी शब्द व्यवहार किया जा सकता है। तो ये जो संघात या समुदाय या कंपोजिट है, यह बनता है और इसका विनाश या ध्वंस होना अब कोई भी नहीं रोक सकता है। केवल उसके अपने अपने जो कारण है, जिसके कारण उसको पकड़ के रखा है संघात को, वह दूर होना शुरू हो जाए तो उसका विनाश होगा। वस्तुतः हर क्षण वो परिवर्तन होता ही रहता है उसमें। फिर भी हमें दिखने वाला ध्वंस टूट फूट कर चला गया, नहीं तो हमने जो भी सामने टेबल रखा है वो तो जिस दिन से बना है उस दिन से उसका डिग्रेडेशन होना शुरू ही हो गया। वो तो उसकी शक्ति बढ़ नहीं रही, उसकी शक्ति क्षीण ही होती जाती है। तो वो तो बात अलग है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये पुरानी चर्चा का निष्कर्ष या सारांश यहाँ आया है। इसमें पुराने कोई प्रश्न हो, या हमने जहाँ जहाँ बोला था कि ऐसा कोई पदार्थ बताइए जो कि कणों से नहीं बना हुआ है, सोच करके बताइए, तो ऐसे ऐसे किसी स्थान पर किसी को बोलना हो तो आप अवश्य ही बोल सकते हैं। सबको अनुमति दी जाए अनम्यूट करने के लिए, और निसंकोच बातचीत करिए अवश्य ही। स्वामी जी अभी तक तो क्लियर ही है सब कुछ। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रश्न है इस चीज में। तो उसी दिन समाधान हो गया था, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि हमारे सामने जितनी जड़ चीजें हैं, पत्थर हो, टेबल हो, ईंटें हो, जो कुछ है, वो अपने से कोई भी नहीं हिलता है, उनको किसी ने हिलाना पड़ता है। सोच लीजिए, कोई बाहरी शक्ति उन पर लगे तो ही उनके गति में या स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि बाहरी शक्ति उन पर न लगे तो कोई भी चीज अपने से, ऐसा नहीं होता है कि घर के बाहर पत्थर रखा था, अगले दिन वो दरवाजा खटखटा रहा है कि हमें दरवाजा खोल दीजिए, अंदर ले लीजिए, बड़ी ठंड लग रही है। ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी जो जड़ वस्तु है वो अपने से गतिशील इस विश्व में नहीं है। देख लीजिए आसपास में, यह स्थिति है। तो हम एक अभी सुविधा के लिए एक पत्थर लेते हैं, वो पत्थर स्वयं गतिशील नहीं, उसके दो विभाग कर देते हैं, तो क्या दो टुकड़े होने के बाद वो गतिशील होगा? ये तो ऐसा मानना तो न्याय संगत नहीं लगता, युक्ति संगत नहीं लगता है। तो एक पत्थर यदि गतिशील स्वयं नहीं है तो उसके जो दो विभाग करने के बाद टुकड़े मिलते हैं वो भी गतिशील नहीं होंगे। उसमें से और आधे भाग को लेकर के उसको तोड़ते चलिए, ऐसा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते चलिए, तो उसको जो हम विभाग करते जा रहे हैं आगे, तो वो जो विभाग है वह भी स्वयं गतिशील नहीं होगा। यदि पत्थर स्वयं गतिशील नहीं तो उसका विभाग क्यों गतिशील होगा? तो नहीं होगा।
तो ऐसा करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे? परमाणु में जाकर के पहुंचेंगे, क्योंकि हमने हर एक वस्तु का विनाश मतलब परमाणु तक ही जाएगा, उसके आगे और कुछ नहीं बढ़ेगा, इधर नहीं उधर नहीं। तो ये जो पत्थर है उसका विनाश हो गया तो सभी परमाणु मिल जाएंगे, उसके जो अंतिम कण है वो हमारे हाथ में आएंगे। तो पत्थर यदि स्वयं गतिशील नहीं तो उसके अवयव क्या गतिशील होंगे? बोलिए, क्या किसी को लगता है कि छोड़ दीजिए, पत्थर गतिशील नहीं होता है, लेकिन जो कण है, परमाणु निकले हैं, वो स्वयं गतिशील होंगे? ऐसा कहने में कोई युक्ति लगती है आपको? व्यवहारिक दृष्टि से तो स्वामी जी ऐसा लगता है कि उनको भी गतिशील नहीं होना चाहिए। अब व्यवहारिक दृष्टि मतलब जो अभी तक हमने ऐसा सोचा कि जैसे युक्ति, टुकड़े कर रहे व्यवहारिक हैं, मतलब युक्ति, हाँ हमें युक्ति से ऐसा लग रहा है कि उसको गतिशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक जो एम्पिरिकल है वो है जो दिख रहा है उसके आधार, वो ठीक है हाँ, ना। उस हिसाब से लगता है एम्पिरिकल मतलब व्यवहार में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसको यदि युक्ति में परिणत कर लिया जाए और आगे बढ़ाया जाए तो फिर वो जो नहीं दिख रहा है परमाणु, उसमें युक्ति लगेगी, है ना। व्यवहारिक में मतलब हमें जो अनुभव के स्तर पर आ रहा है वो एम्पिरिकली अनुभव स्तर पर जो है ना, तो वह है आप जो कह रहे व्यवहारिक स्तर। लेकिन परमाणु व्यवहारिक स्तर नहीं आ रहा है एक दृष्टि से, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है, हम केवल अनुमान के द्वारा, चर्चा के द्वारा स्पेकुलेट करते करते उसको लेके चले हैं। तो इसलिए उसको हम उसके बारे में कुछ सिद्धांत बांध रहे, तो वो फिर व्यवहारिक न कह के व्यवहार से निकाले हुए नियम वहां लगाए जा रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे। ठीक। जी। तो किसी को कहना है कि नहीं, वो जो परमाणु या सबसे छोटे कण निकाले हैं उन्होंने अपने से चलना चाहिए, ऐसा किसी का कोई पक्ष है? बताइए, जी कोई युक्ति हो जी तो स्वामी जी। बताइए कि उन्होंने अपने से चलना चाहिए। यदि ऐसा किसी को लगता है तो अवश्य ही स्वागत है, और युक्ति देनी चाहिए, क्यों मानना चाहिए कि वो स्वयं चलेंगे। जी स्वामी जी, मेरा है। बोलिए। मतलब जो पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन किया था कि जब सबसे छोटा करते जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं लास्ट में कुछ अणु परमाणु रहते हैं जो स्पिन करते हैं कौन लोग बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। हम किसी मतलब की कोई साइंटिस्ट भी बोलते हैं और कोई कोई पतंजलि हम योग यहाँ सूत्र में भी। हम यहाँ हम्म, किसी की कोई बोलने वाले का पक्ष नहीं ले रहे हैं, या हमने पहले निर्धारित कर रखा है। हम देखेंगे, नहीं हम नहीं। उनका भी देखिए, हम उनका भी मत देखेंगे, लेकिन हम्म, अब हम किसी की मान्यता को नहीं ले रहे, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, उनकी मान्यता का यदि युक्ति संगत समर्थन आप यहाँ कर सकते हैं कि नहीं इन 4 युक्तियों के आधार पर हमें यह लेना चाहिए, तो हम उसका विचार करेंगे, अन्यथा हम उनको किसी को भी स्थान नहीं देंगे। नहीं, मैं इसलिए मैं उनकी आपको कह रहा मान्यताओं के आधार पर नहीं, जैसे योग सूत्र में भी है और उसमें भी कि लास्ट में जो स्पिन करता है, जो एक एनर्जी आती है सबसे छोटे हूं। पार्टिकल के अंदर भी वो आपस में घूम रहे हैं। ये किसी एक व्यवस्था ने व्यवस्थापित मत हम्म हम्म है ना। तो उसने क्यों स्पिन करना चाहिए? उनके उनके अपने जो सिस्टम की कंस्ट्रक्शन है ना, उनका जो मॉडल हम्म, है, उसलिए उनको ऐसा मानना पड़ रहा है। किसने जाके हाँ। देखा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन्होंने अपना एक मॉडल खड़ा किया है, हम हमारा एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। हमारा मॉडल हम्म उनके विरुद्ध जा सकता है, और हमारे मॉडल की अपने एक युक्ति संगत प्रणाली है, और इस हम्म प्रणाली को छेद करना है। तो इसलिए तो मैं बीच बीच में आह्वान करता हूं कि यदि किसी को लगता है, हम ये 10-15 हम्म जन मिले हुए हैं और ये एक हम्म मॉडल खड़ा कर रहे हैं, इसमें किसी को हम्म आपत्ति नहीं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी के मत को हम्म लेकर के चलो भाई उन्होंने बोला है तो अभी मानना पड़ेगा कि ये स्वयं घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं आपको हम्म उनका जो मत है वो भी बता देता हूँ हम्म कि जैसे न्यूटन है, न्यूटन का जो पहला नियम है कि कोई भी जड़ पदार्थ जो है वह जड़ अपने स्थिर स्थिति में ही रहता है, वो अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है यदि कोई बाहरी शक्ति उस पर न लगावे, ऐसा बोल के रखा है। नहीं, मैं उसका वो वाली चीज की नहीं बोल रहा। जी। मैं बोल रहा हूँ जो एटॉमिक पार्टिकल जो सबसे छोटा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन घूमते हैं, मैं हाँ उसकी बोल रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली सबसे छोटे में भी एक दूसरे के अराउंड जो घूमते रहते हैं, जैसे हमारा सौर मंडल घूम रहा है एक दूसरे के अकॉर्डिंगली, वैसा ही सबसे छोटा और सबसे बड़े का वो बात करते हैं। दूसरी एक चीज F इक्वल टू ma वाला जो आपने बोला न्यूटन का, उसमें भी मैं एक बात बोलता हूँ कि एक फोर्स आई, जिस फोर्स को कहीं दिया तो एक चीज आगे बढ़ी, ये वाली बात सही है। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि वो फोर्स भी कहाँ से आई, यही मतलब तो प्रश्न मेरे है अभी, अंदर। यही हाँ, प्रश्न है मतलब अभी। मैं यदि किसी को चीज को धक्का देता हूं तो वो आगे बढ़ती है, ये बात तो सही है। लेकिन वो धक्का देने की शक्ति भी मेरे अंदर तो आई कहीं से सबसे पहले। ये तो अभी वो तो अपने हम इसी विषय को आगे बढ़ाने वाले। अब हमारा प्रश्न यही जी है
इसलिए हमने एक ओर से अभी युक्ति दिखाई कि यदि पत्थर स्वयं गतिशील नहीं है तो उसका अवयव भी गतिशील नहीं है, तो उसका अवयव भी गतिशील नहीं है, तो उसका अंतिम अवयव भी गतिशील स्वयं नहीं है। ऐसा एक युक्ति से हम आगे बढ़े हैं, इसलिए हमने एक ओर से लगाया है ना, एक पक्ष हमने देखा है अब तक। तो उस दृष्टि से यदि सोचे तो ये लगता है कि यदि पत्थर गतिशील नहीं तो उसके अवयव कैसे गतिशील होंगे, उनको गतिशील मानने की क्या युक्ति है? तो कोई युक्ति नहीं दिखाई देती है। ये तो स्थिति बनती है जी। केवल होते हैं ऐसा मन कहने में। गतिशील मतलब स्वयं गतिशील। हाँ, ये देखिए, ये शब्द पक्का ध्यान में रखिए कि पत्थर स्वयं गतिशील नहीं है तो उसका अवयव भी गतिशील नहीं है, तो उसका अंतिम अवयव भी स्वयं गतिशील नहीं है। बाहर से कोई उसको गतिशील करे तो वह पत्थर का आकार धारण करता है, यह आपाततः दिखाई दे रहा है। जी, मैं स्वामी जी उसी में बोल रहा हूँ कि जो हाँ। बाहर से गतिशील कर रहा है उसको गति कहाँ से आई है? देखिए वो देखिए, आप प्रश्न आगे बढ़ा रहे, वहां हम जी। उधर जाने वाले, उसी को लेने वाले। अगला हमारा कदम उसी ओर है, बिल्कुल दिशा जी। में ठीक है, लेकिन वो अब आपने थोड़ा सा अगली बात बोल दी। यहां तक बोलिए कि बाहर से कहां से आ रहे हैं, हम देखेंगे ना, वो अगला प्रश्न है कि बाहर से कहां से शक्ति आ रही है, ये अगला प्रश्न है। यदि पत्थर गतिशील नहीं है स्वयं, तो उसका अंतिम अवयव भी स्वयं गतिशील नहीं है। इसमें किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं, फिर भी हम मानेंगे, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि यह समस्या, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह चर्चा का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, मैं आपको यदि इसी स्थान पर अभी बता के रखता हूं। इधर से जिधर आप गति पकड़ेंगे, एक तो आस्तिक बनेंगे, नहीं तो नास्तिक बनेंगे। ध्यान में रखिए, केवल यही पॉइंट है। इधर से ही आपको या तो आस्तिक बनना है या नास्तिक बनना है। कल से माला पहनना शुरू कर दीजिए, नहीं तो माला को खोल करके फेंक दीजिए। इसी मुद्दे पर सब टिका हुआ है, सभी दर्शनों में, विश्व में सभीयों का। जो अगला हमारा जो मुद्दा चल रहा है, जिस पर आज हम बैठे हैं, केवल इसी मुद्दे पर एक तो माला पहनना शुरू कर दीजिए या फिर माला खोल करके फेंक दीजिए। मतलब ये थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में मैं बोल रहा हूं, काव्यात्मक रूप से। तात्पर्य यह है कि एक तो आप आस्तिक बनिए, नहीं तो पक्के नास्तिक बनिए। ये ऐसे मुद्दे पर खड़े हैं हम, और ये सभी विश्व के सभी इधर ही खड़े हैं। कुछ लोगों के जो सिस्टम है वो उनको इतनी बारीकी से जानकारी नहीं कि उन्होंने यहां लाकर खड़ा किया है, और कुछ लोगों को पता था तो उन्होंने 2000, 3000, 4000 साल पहले यहीं पर ला करके खड़ा करके रखा था। हम उनकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले, किसने कब क्या किया है, थोड़ी एक चर्चा कर लेने वाले हैं। तो ये प्रश्न है कि यदि पत्थर स्वयं गतिशील नहीं है, इसमें स्वयं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयं गतिशील नहीं है तो उसका अवयव भी गतिशील नहीं दिखता है, तो उसका अंतिम अवयव भी स्वयं गतिशील क्यों होगा? नहीं होगा। तो उसको किसी ने चलाना चाहिए। कौन चलाएगा, इसकी अगला प्रश्न है, वो उधर मत जाइए, कौन चलाएगा, लेकिन वो स्वयं गतिशील नहीं होगा। इसके बारे में आप में से किसी को कोई आपत्ति या अन्यथा उत्तर हो तो जरा बोलिए। ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समय देना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से आपकी सभी दिशाएं ठीक होने वाली। तो प्रश्न ये बनता है कि स्वयं यदि गतिशील नहीं है तो उसको कौन चलाता है, कौन गतिशील करेगा? यह अगला प्रश्न है। तो उसमें गति लाने के लिए विभिन्न विकल्प हैं, विभिन्न विकल्प हैं। ये इस चलाने वालों के बारे में, उसके जाने के पहले एक दो थोड़े से यहाँ एक मत होते इधर उधर के, उनकी थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं कि पहले ये समस्या दार्शनिकों को उत्पन्न हुई थी आलोचना की। तो ये जो कण है, इस कणों के बारे में, ये जो हम इनको परमाणु बोले हैं, या यदि आइटम शब्द का ऐसा ही अर्थ निकाले कि जिसको कट नहीं किया जाता, ऐसा यदि निकाले, या आजकल की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, तो हमें केवल इसे यही लेना है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा कण, केवल इतना ही हमारा उससे तात्पर्य है। और अगला उसमें हम एक जोड़ रहे कि वो जड़ है, अपने से नहीं चलता है, अपने से स्वयं घूमता फिरता नहीं है, वो संभव नहीं है। तो वो उत्पत्ति विनाश रहित जड़ कण परमाणु, यहां तक हमने अभी उसमें जोड़ा है। तो इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं? तो एक पुराने दार्शनिक रहे हैं,
उन्होंने बोला कि एक ही प्रकार के होते, कुछ लोगों ने बोला 2 प्रकार के होते, कुछ लोगों ने बोला 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 तक ही सभी रुके हुए हैं, इससे आगे कोई नहीं बढ़ा। दर्शनकारों में आप हमारे स्वदेशी विदेशी कोई भी हो, 4 में जाकर के रुके। 5 पर जाकर रुका है वेदांत दर्शन है वो, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं बोलता है। ये जो अवयव उत्पत्ति विनाश रहित ऐसी भाषा नहीं, वो हम देखेंगे वहां उनकी क्या भाषा है। तो लेकिन 5 प्रकार के कण वेदांत कहता है, अन्यथा सभी दर्शन जो है वेदांत और उसके जो वेदांत, सांख्य और पूर्व मीमांसा, ऐसे कुछ दर्शन है जो 5 कहते हैं, बाकी के सभी 4 पर ही रुके हुए हैं। 4 पर ही अधिक न्याय है युक्ति से अभी दिखने में। तो ये जो 4 प्रकार के जो कण है यहाँ आकर के रुके, क्योंकि उनको दिखाई दिया कि हवा है, पानी है, प्रकाश है या अग्नि है, एवं ये पृथ्वी बनी है। तो ये 4 प्रकार के कण होने चाहिए, क्योंकि ये मूलतः ऐसे अलग अलग होंगे तो ही उनसे ऐसी चीजें बन रही है, ऐसा उनको लगा। तो ये व्यवहार को देख करके उन्होंने कहा कि हवा के लिए जो कण है, जो परमाणु है, वो अलग होंगे, और पृथ्वी के लिए जो परमाणु होंगे वो उनसे अलग होंगे। अग्नि के लिए जो कण होंगे, या ये तेज उसको कहा गया, उसके लिए जो कण होंगे वो अलग होंगे। और किसका रहा, जल के, पानी के लिए जो कण रहेंगे वो अलग। ये सभी जिन्होंने 4 माने, उन्होंने इन्हीं के लिए 4 की कल्पना की है। तो ऐसे अलग अलग कण उन्होंने माने। किसने क्या माना इसके विस्तार में हमने जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया चर्चा के लिए। तो यहाँ अगला प्रश्न जो किया कि यह स्वयं चलते हैं या इनको कोई चलाता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, अब ये तो विश्व तो बनता ही है, तो ये नहीं चले तो कैसा होगा, तो ये स्वयं चलते रहते हैं, सदा गतिशील स्वयं है, ऐसा एक पक्ष उपस्थित हुआ। वो एक थ्योरी चली। कुछ दार्शनिकों ने कहा कि वो नहीं चलते हैं अपने से। वो अपने से कैसे चलेंगे? ये जैसे मैंने बताई युक्ति कि पत्थर यदि स्वयं गतिशील नहीं तो उसका अवयव गतिशील नहीं होगा, उसका भी अवयव नहीं होगा, तो अंतिम अवयव किस आधार पर गतिशील होगा? कोई तो युक्ति नहीं दिखती है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि वो नहीं हो, स्वयं गतिशील हो सकता है। कुछ लोगों ने बोला कि क्योंकि उनको क्या है कि उनको चलाने वाला है, वो मानने में आपत्ति थी। युक्ति में क्या समस्या हो जाती है, एक हम भी यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे कि युक्ति करते समय हम किसी समय बोल दिए कि नहीं उन्हें स्वयं चलना चाहिए, फिर हम जोर जबरदस्ती करके खींच करके, हमें मानने भी नहीं हो रहा है अंदर से, फिर भी नहीं उन्होंने स्वयं चलना चाहिए ऐसा पकड़ के बैठे। तो युक्ति के समय ऐसा न हो कि हम केवल बोल बैठे हैं इसीलिए अब उसी का ही समर्थन करेंगे कुछ भी करके, तो यह भी फिर डॉगमा की तरफ या हठवाद की तरफ घूमता चला जाता है। तो युक्ति निष्ठता उसी में है कि अपने पक्ष की भी जांच पड़ताल करे, यदि समर्थन नहीं होता है तो सामने वाले का जो पक्ष है उसको भी सिंसियरली देखे, और जो अधिक युक्ति संगत लगता है उसको अपनाए। यह एक बौद्धिक सिंसियरिटी का एक पक्ष लिया जा सकता है। तो युक्ति करते समय ये सावधान रही है कि हमने बोला है करके अब कुछ भी खींचातानी करके समर्थन करते बैठेंगे, ऐसा न हो, नहीं तो वो फिर डॉगमेटिज्म की तरफ मुड़ता है। ठीक, तो इसीलिए कुछ लोगों ने वो हट पकड़े बैठे कि नहीं, हम इनको चलाने वाला कोई भी नहीं मानेंगे, तो इनको हम स्वयं चलने वाले मानेंगे। तो उनका एक ग्रुप बनता गया कि वो स्वयं चलते हैं। तो उसको वो मैकेनाइज्ड थियरी ऑफ वर्ल्ड, मतलब यह विश्व जो है या ये जो कण है वह स्वयं चालित है, मैकेनाइज्ड है ना, स्वयं चालित। तो यह स्वयं चालित सिद्धांत कुछ लोगों ने बनाया और ये अपने से चलते। हमारे भारत में भी रहे, विदेश में भी रहे। हमारे देश में जो रहे स्वयं चालित वाले वो है सांख्य, वो है मीमांसक। ऐसे 2 दर्शन हमारे रहे कि जो कहते कि अपने से चलते, इनको चलाने वाले की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे रहे, इसकी भी चिंता नहीं है। यह सभी और है ऐसे विचार करने वाले, उनके प्रबल युक्ति है, वो उनका भी खंडन है, मंडन है, सब है। तो ये कण या तो स्वयं चलते हैं या फिर इनको कोई चलाता है। तो यहाँ पर हमें 2 धाराएं मिलती है कि स्वयं चलने वाली एक धारा खुलेगी और इनको चलाने वाली एक धारा खुलेगी। जो स्वयं चलने वाली धारा जब खुलेगी, जिसको लगता है कि ये स्वयं चलने चाहिए, उनके लिए धर्म, अध्यात्म सभी दरवाजे बंद हो गए। ये भी ध्यान में रखिए। वो मानना है कि नहीं मानना है, क्या करना है, वो आप पर निर्भर है। लेकिन यदि आपको किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी को मानना है, कुछ करना है, किसी भी आस्था, वो केवल इसी पर टिकी हुई है। ये जो विश्व है, इसको चलाने वाला कोई है या नहीं है। सीधी भाषा में यदि बोले तो, यदि चलाने वाला है
तो फिर वो कैसा है, क्या है, कैसे चलाता है, इसकी चर्चा होगी। यदि चलाने वाला नहीं है तो सभी धार्मिक पुस्तकें बंद, एकदम से लॉक लगा करके हटा दीजिए, कोई चिंता मत करिए। एकदम निर्मम भाव से आप कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन सोच के रखिए कि हम हटवाद से तो नहीं कर रहे या जांच पड़ताल कर रहे हैं ना। तो यह है कि ये जो कण है यह अपने से यदि चलते हैं तो यह एक धारा निकल गई ऐसी है ना। जिनको ये पक्ष लेना है उन्होंने वो पक्ष लेकर के सोचकर देखना चाहिए कि उधर कुछ मिलता है क्या। और जिनको लगता है कि नहीं इन कणों ने अपने से चलना संभव नहीं, इनको चलाने वाली कुछ ना कुछ बाहरी शक्ति होनी चाहिए, तो अब हम उस तरफ आगे बढ़ करके उसका थोड़ा सा निर्धारण करने वाले हैं। उसके पहले और 2-3 चीजें हम यहाँ पर फ्रीज कर लेंगे। हमने यह कहा कि जो परमाणु है वह अवयवों से नहीं बना है और इसलिए वह उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है, और उसका विनाश भी इसी कारण नहीं होगा। और उसका वो आगे उसमें गति क्यों आनी है, कहां से आएगी, इस पर चर्चा आगे बढ़ानी है। लेकिन इन कणों को जोड़ करके विश्व बना है, इसलिए इनमें गति आती है यह मानना पड़ रहा है। यदि वो स्थिर ही बैठे रहे तो फिर ये विश्व कैसे बनेगा। ये तो बना हुआ है, मतलब उनमें गति आती है, यह मानना पड़ता है। तो इसीलिए वह उनमें गति आती है, वह जुड़ते हैं और यह विश्व बनता है। यह विश्व में जो कुछ बना हुआ है इन कणों के समुदाय से ही बना हुआ है, इससे बाहर हमें कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है, ऐसा हमने बोला था। अब देखिए हम यहाँ पर एक दो और चीजों को पकड़ लेते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई पदार्थ है, कपड़ा है, वो लाल है, कपड़ा है लेकिन और वो लाल है। तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई ना, कपड़ा और उसका लाल रंग। तो यह जो लाल रंग है वह कपड़ा छोड़कर रहता है क्या? कपड़ा नहीं लेकिन लाल रंग है, ऐसा होता है क्या? बोलिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कपड़ा है, लाल है, साथ ही साथ होना चाहिए। साथ ही साथ होना चाहिए। हाँ। लाल रंग अलग भटक रहा है और कपड़े पर आकर चिपक गया, ऐसा होगा क्या? यदि हम कहे कि हम घर में तो पेंट करते हैं ना, पेंट में हम क्या करते हैं कि लाल रंग वाले कण आकर के लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल रंग लाया, लाल रंगों के कणों का लेप कर देते हैं, वही हमारा पेंटिंग है। तो ये न कहे कि हम तो कलर ला करके पेंट करते, वो कलर नहीं, कलर्ड लिक्विड या कलर्ड कण, रूप वाले, उस रूप वाले या उस रंग वाले कणों को हम लगा देते हैं, तो वो होता है। तो वो भी बिना कणों के या आश्रय के कोई भी यह रंग या रूप नहीं रह रहे है ना। रूप शब्द का अर्थ कलर है यहाँ पर, है। हम दर्शन में जब भी रूप शब्द व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कलर। तो ये जो रूप है, ये कलर है, तो यह बिना आश्रय के रहता नहीं है। यह एक दूसरा, और इससे और स्पष्ट उदाहरण लेते हैं कि ये जो मान लीजिए आपके कमरे में पंखा चल रहा है, फैन, तो ये पंखा है वो घूम रहा है और थोड़ी देर बाद पंखा हटा लिया लेकिन उसका घूमना वही चल रहा है, ऐसा होता है क्या? पंखा तो चला गया और उसका चलना चल ही रहा है। ये मान लीजिए मेरा हाथ है, ऐसा मैं घुमा रहा हूं, अब हाथ तो हट गया लेकिन उसका वो जो घूमना है वो रह गया, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हास्यास्पद होगा ऐसा कहना, है ना। तो देखिए कि इनमें यह 2 उदाहरण हमने इसलिए लाए हैं कि कपड़े का रंग जो है वह कपड़े को छोड़ करके नहीं रह सकता। इससे हमें यह कहना है कि ऐसा कोई भी जो गुण है वह उसके आश्रय द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहता। गुण जो है, रंग हो, गंध हो, उसका स्पर्श हो, उसकी उष्णता हो, उसका संयोग हो, या ऐसे जो कुछ कई सारे, जैसे ग्रेविटी, गुरुत्व हो, है ना, वो जो विस्कोसिटी, लिक्विडिटी इत्यादि जो भी कुछ हमारे मन में आते हैं वह अपने से अलग नहीं ठहरते हैं, वो किसी आश्रय द्रव्य में ही रहते हैं। कोई भी गुण आश्रय द्रव्य को छोड़ करके, आश्रय द्रव्य मतलब ये कणों से बना हुआ मटेरियल, आश्रय द्रव्य। तो ये जो द्रव्य है उसको द्रव्य शब्द से कहेंगे मटेरियल को। तो आश्रय द्रव्य को छोड़ करके कोई भी गुण अलग से इधर उधर भटकता हुआ नहीं दिखाई देता है, यह पक्का है। यदि किसी को लगता है कि एक आध दूसरा गुण भटक रहा है तो जरा बोलिए। तो और दूसरा है, ये हमने जो बोला पंखा घूम रहा है या हाथ इधर उधर में हिला रहा था फिर हटा लिया, तो ये है, ये गुण नहीं, ये क्रिया है। ये इन पदार्थों में क्रिया होती है।
तो ये क्रियाशील पदार्थ है। तो क्रिया जो है वह भी उसके आश्रय द्रव्य को छोड़ करके कभी भी नहीं रहती। ऐसा नहीं होता है कि क्रिया हो रही है लेकिन आश्रय द्रव्य नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो हमारे सामने तीन पदार्थ उपस्थित हुए, एक तो द्रव्य, इस विश्व के सभी जो पदार्थ दिख रहे हैं वो सब द्रव्य में चले आएंगे। उनके गुण दिख रहे हैं, वो कितने हैं क्या है इतने विस्तार में हम अभी नहीं जाने वाले, संक्षिप्तता 3-4 हमने बता दी। तो ये उनके गुण है, लेकिन गुणों का भी ये धर्म दिखाई देता है कि वह गुण जो है वह आश्रय द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहते हैं। और एक चीज देखी कि इनमें क्रिया होती है इन द्रव्यों में, तो वह जो क्रिया है वह भी आश्रय द्रव्य में ही होती है, उसको छोड़ करके कभी भी नहीं दिखाई देती है। क्रिया अलग से हो रही है और ये आश्रय द्रव्य बाहर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो गुण जो है वह द्रव्य में ही रहते हैं और जो क्रिया है वह भी द्रव्य में ही रहती है, यह पक्का है, अन्यथा अलग से नहीं रहती है, यह दिखाई दे रहा है। तो यह थोड़ा सा मन में रखिए। और एक चीज जो हम यहाँ पर आवश्यक है, या इस क्रम में जो हमारा अगला मुद्दा है उसके लिए, कि हमने हम ऐसा करते हैं, एक हमारी चर्चा के लिए उदाहरण थोड़ा सुविधा का, जो घड़ा होता है, घट शब्द ठीक है, संस्कृत में घटी है, उसको लेते हैं। तो घट जो बना है वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो वो मिट्टी लेकर के वो सब उसका ये बना करके उसको चक्के पर रख करके चक्का घुमाया जाता है और उसको ठीक आकार दे करके बनता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जब बनते हैं तो वो मिट्टी इतनी ऊंचाई तक गीली मिट्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो इसलिए वो क्या करते, दो आधे आधे भाग बना लेते, निचला आधा भाग, ऊपर का आधा भाग, फिर थोड़े सूख जाते तो फिर उनको रख करके जोड़ देते हैं। तो वो जो दो आधे भाग है उनको कहेंगे कपाल। दो कपाल से घट बनता है। तो हमें वो दो कपाल से बनने वाला घट, ऐसा उदाहरण चर्चा के लिए बड़ा सुविधा का होता है, इसलिए हम उसको वैसा लेते हैं। अन्यथा मिट्टी को आकार देकर के ही घट बनता है, यह सबसे अधिक चलता है, लेकिन हमें अभी चर्चा के लिए वो बड़ा सुविधा का होता है। तो दो कपाल जोड़ करके घट बनता है। तो यदि दोनों कपाल लाल रंग के हैं तो क्या घट पीले रंग का बनेगा? नहीं। नहीं। अच्छा, यदि यदि दो कपाल लाल रंग के हैं तो घट भारी बनेगा? नहीं, उससे उस लेना देना तो नहीं होना चाहिए। उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, लाल रंग का है तो दोनों लाल रंग के हैं तो घट भी लाल रंग का ही बनना चाहिए। ये ठीक है। यदि एक लाल है एक पीला है तो घट जो है वो मिश्र रंग का बनेगा। ये भी ठीक है। उसको चित्र रंग या चित्र रूप कहते हैं, चित्र रूप का बनेगा, यह ठीक है। लेकिन ये वो रूप ही रूप को बनाएगा। कपाल का जो रूप है वह घट के रूप को प्रभावित करेगा। कपाल का रूप, दोनों कपालों का जो रूप है, रूप अर्थात कलर, रंग, वह घट के गंध को, स्पर्श को या गुरुत्व, ग्रेविटी को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि दो कपाल बहुत भारी है इसलिए लाल रंग का घट बना, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो हमें सिद्धांत बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाना है। इसके और विज्ञान के साथ बहुत झगड़े होते हैं इसके कारण। तो इसलिए मैं इसको समय दे करके एक जगह पर लाना चाहता हूँ कि ये ऐसा दिखता है, और हम चर्चा करके निकाल रहे हैं। आगे चलकर इसको छोड़ना पड़े तो हम छोड़ भी देंगे, विरुद्ध युक्ति आने से हम इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो हमें ऐसा ही दिख रहा है। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जो अवयव होते हैं उनके जो गुण होते हैं वह अवयवी के उन्हीं गुणों को प्रभावित करते हैं। यदि अवयव के रंग अवयवी के रंग को ही प्रभावित करते हैं, अवयवी के रस को, अवयवी के स्पर्श को या अवयवी के गुरुत्व को इत्यादि चीजों को वो प्रभावित नहीं कर सकते। अवयव में जो गुण है वही गुण अवयवी में आएगा। यदि अवयव में ऐसा कोई गुण नहीं है तो वह अवयवी अर्थात जो बना वह अवयव है। दो कपाल अवयव है और घट जो है वह अवयवी है। तो अवयव के गुण अवयवी में आते हैं। यदि अवयव में ऐसा कोई गुण नहीं है तो वह अवयवी में नहीं दिखता है। यह सिद्धांत है। और अवयव का जिस प्रकार का गुण
उसी प्रकार के गुण को वह अवयवी में प्रभावित करता है। इसको हम अभी निकाल के यही रख देते हैं और आगे जब चलेगा तब इसको व्यवहार कर लेंगे। वैसे इधर हमारे अभी इसमें लगा सकते, हमने उसको उल्टा किया था कि पत्थर यदि स्वयं गतिशील नहीं है तो वह उसके अवयव गतिशील नहीं होंगे। उल्टा करिए, यदि अवयव गतिशील नहीं होंगे तो उसका जो बना हुआ अवयवी है वो कैसे गतिशील होगा, उसको उल्टा लगा सकते हैं। जी जी ठीक। और यदि यदि एक घट का एक कपाल है, वो स्वयं चेतन नहीं है, उसको बोध होना, समझ में आना यदि नहीं है तो वो घट भी चेतन नहीं होगा। यदि अवयव अचेतन है तो वो अवयवी है, वह भी अचेतन ही होगा। अवयव में यदि जो गुण नहीं दिखते हैं वो अवयवी में कहां से आएंगे? अवयव में जो गुण या जो धर्म नहीं दिखते, गुण या धर्म शब्द का अर्थ यहाँ पर ये गुणों को, उनमें दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक। धर्म शब्द का अर्थ दर्शन में सामान्यतः कैरेक्टरिस्टिक, गुण ऐसे अर्थ में लिया जाता है। धर्म शब्द का दर्शन में यह अर्थ होता है। हम जो रिलीजन समझते हैं वो दर्शन में अर्थ कोने में रहता है बहुत, या उसका स्पेसिफिक किसी क्षेत्र में ऐसा ऐसे अर्थ में चलाएंगे, उसके बहुत सारे अर्थ है। तो यहाँ धर्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तो गुण शब्द थोड़ा सा सिस्टम स्पेसिफिक हो जाता है, धर्म शब्द जनरल हो जाता है, साधारण रूप से व्यवहार होता है। गुण शब्द किसी कुछ सिस्टम को ज्यादा मान्य है, बाकियों को नहीं है, तो वो सिस्टम स्पेसिफिक है। धर्म शब्द बहुत लिबरल जनरल हो जाता है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह जो अवयव में जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वह अवयवी में, उनसे जो बना हुआ है अवयवी, उसमें नहीं होता है। यह हमने देख लिया। तो यदि दो कपाल है या मट्टी है, वह स्वयं चेतन नहीं तो घट भी चेतन नहीं होगा। ये यहाँ पर निकाल सकते हैं। गति भी लगा सकते हैं। यदि अवयव गतिशील नहीं है तो अवयवी स्वयं गतिशील नहीं होगा। हमने उल्टा भी कर लिया था, यदि अवयवी गतिशील नहीं तो अवयव क्यों गतिशील होंगे, तो उधर से भी हमने देखा था और इधर से भी हम देख रहे हैं। अब हमारे मूल प्रश्न की ओर आते हैं कि ये जो परमाणु है इनको कौन चलाता है, चलाने वाला कैसा होना चाहिए, इसके स्वरूप का निर्धारण करना है। तो एक परमाणु स्वयं जड़ है, अपने से नहीं चलता है, तो उसको चलाने वाला चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न, एक विकल्प उपस्थित हुआ था, मतलब सबसे पहला विकल्प यह था स्वयं चले। अब उसको नहीं ले रहे हम, उसमें यह समस्या दिखती है तो वो एक हटा दिया हमने उसको। ठीक, पहला विकल्प स्वयं चले, यह विकल्प हमने साइड को रख दिया है। यदि वो विकल्प को मानने वाले तो वो उनके एक दर्शन की या वो चिंतन की धारा खुल जाएगी, वो अलग ही पक्ष बनेगा। हम उसको ब्लॉक कर दिया अभी, वो हमें नहीं ठीक लग रहा है। हमने दूसरा लिया है कि इनको चलाने वाला कोई होना चाहिए। अब कोई होना चाहिए, इसमें जितने पक्ष आएंगे उसके अनुसार हमारे दर्शन के विभाग या शाखाएं सब बनी हुई है। हम ऐसा पहला विकल्प हमें उपस्थित होता है कि एक परमाणु को चलाने के लिए उसके पीछे चलाने वाला परमाणु है, ऐसा हम ले सकते हैं। उसके पीछे हर एक के पीछे एक एक परमाणु लगा दीजिए जिसको कि समझ में आता है और अपने में चलने की शक्ति है, ऐसा यदि पक्ष माना जाए तो यह ठीक लगता है क्या आपको? चलेगा क्या? नहीं स्वामी जी, दोनों अगर जड़ हैं तो नहीं चलेगा, किसी को चेतन होना चाहिए। नहीं, पहला तो हमने जड़ कणों को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने से नहीं चल रहे हैं, तो हमें चलाने वाला चाहिए। तो चलाने वाला सर्वप्रथम यह उपस्थित होता है हमारे सामने कि और एक परमाणु लाइए जो कि चेतन है और चलाना समझ में आता है, मतलब चलाने की उसको अक्ल है, दिमाग है और चला सकता है, हिला सकता है, ऐसा एक ला लीजिए ना। ऐसा एक पहला विकल्प उपस्थित होता है, तो हम उस पर उसकी परीक्षण कर रहे हैं, इस विकल्प का क्या करें? हाँ, क्या ये लगता सही है? है, बट वो चेतन परमाणु आएगा कहाँ से? अभी तो जड़ ही देखिए, है। नहीं आएगा कहाँ से ये तो प्रश्न है, लेकिन यह सोचिए कि ये जो जड़ परमाणु है वो यदि नहीं चलता है तो उसको चलाने वाला तो लाना ही पड़ेगा ना। लाएगा कहाँ से, मतलब है ऐसा मानना पड़ता है ना। सिस्टम में या हमारे जो मॉडल बनता है उसमें कुछ कुछ चीजें ये आवश्यक है, इसलिए उनको मान लेना पड़ता है। किसने जाके देखा है परमाणु, किसने जाके देखा है ये वाला चेतन परमाणु है कि नहीं? जाकर के तो नहीं देख पा रहे ना हम कि उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो स्पेकुलेशन के आधार पर जो निकलता है वो हम वहां पर उसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लो ऐसा। वो उसके बिना सिस्टम नहीं बन पा रही है, समस्या हो रही है, तो ऐसा होना ही चाहिए। यही तो युक्ति से चलना है ना। तो ऐसा यदि पक्ष लिया जाए तो एक परमाणु है
वो चेतन है और उसको चलाने का सामर्थ्य है, तो वो ऐसा इन सभी जड़ कणों को चलाता है। तो जितने जड़ कण उतने चलाने वाले, या तो एक ही परमाणु मान लो, सबको चलाने वाला एक परमाणु जो चेतन भी है और उसमें चलाने का सामर्थ्य ऐसा मान लो, या हर एक के पीछे एक एक चेतन परमाणु लगा दिया है ऐसा मान लो। ऐसे दो खुलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी दर्शन की या किसी भी सोचेंगे, किसी ओर जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं और इनको हमें देख करके आगे निकलना पड़ता है। ये छोड़ दिए तो फिर किसी समय मन में होगा कि अरे ऐसा तो हो सकता था, वहां पर एक रास्ता बन सकता था। तो हम इसलिए उसको अभी से देखे जा रहे। किसी को कुछ कहना है? चलाने हर एक के पीछे एक ही लगा, हर एक के पीछे सबको एक ही चलाएगा, तो एक में समस्या ये होती है कि इतने अनंत परमाणु पड़े हुए हैं, उनको एक परमाणु कैसे चलाएगा? उसमें इतना सामर्थ्य कहां से आने वाला है? ये प्रश्न बनता है। हर एक के पीछे लगा दीजिए, है ना, हर एक के पीछे एक एक लगा दीजिए, वो हर एक को चलाता है। तो ये समस्या होगी कि हर चलाने वाला है वो अलग सोचता है कि मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं, इसको ले जाऊं, तो ये बनेगा कैसे? तो हर एक अपनी अपनी मनमानी, जैसे एक ही राज्य में बहुत राजा हो जाने से जैसे अराजकता हो जाती है, या राजा न होने से हर एक राजा हो जाता है तो फिर वो अराजकता हो जाती है। तो हर एक को स्वातंत्र दे दिया, समान स्वातंत्र, तो वो अराजकता होगी। लेकिन एक विश्व में एक ऑर्डर दिखाई देती है, एक क्रम है, विशिष्ट व्यवस्था है, सब कुछ नियंत्रण में चल रहा है, नियंत्रण से छूटा नहीं है, कुछ भी नहीं होता है अचानक से, व्यवस्था बनी है। तो ये हर एक को चलाने वाला अलग अलग मानने में यह आपत्ति हो जाती है। इसे आपको कुछ कहना हो तो बोल लीजिए, नहीं तो हम इसका ये दोनों विकल्पों को हटा करके तीसरे की ओर बढ़ते हैं। 3 हो गए कुल मिला के, एक तो स्वयं चलने वाला, दूसरा है सबको चलाने वाला एक परमाणु, हर एक को चलाने वाला एक एक चेतन परमाणु, ऐसे 3 आए हमारे सामने। इसमें से किसी का पहला तो निकल गया, ये दूसरा तीसरा ये सामने आए हुए। इसमें आपको कुछ कहना हो तो बोलिए, अन्यथा हम इनको भी साइड कर देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक तो क्लियर ही ठीक है लगता है? चीजें। ठीक है, ठीक लगता है। एकदम से चुप मत रहिएगा, बोलने का साहस करिए, गलत भी हो तो भी बोल दीजिए, चिंता मत करिए। मन में लग रहा है कि अरे यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा कहना था, लेकिन क्या करें, लोग हंसेंगे, क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। नहीं तो वो अपने आप पर वो जो विचार है अपने आप पर हंसता रहेगा सब समय अंदर ही अंदर, ऐसा मत करिए। बोल दीजिए क्या है, मन में मत रखिए। हम तो दरवाजा खोल रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो हाँ बोलो। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चलाने वाला हो और एक सिस्टम उसमें बना हो, वो जैसे उसने एक बार चला दिया, फिर बाकी सब सिस्टम के हिसाब से अपने आप चल रहा हो। जैसे हाँ, यह धवल का कहना है कि एक परमाणु है, उसने सिस्टम बनाई। सिस्टम क्या होगी, ये प्रश्न देख। सिस्टम मतलब क्या है कि जिसने सिस्टम बनाई, सिस्टम तो कणों का समुदाय होगा उसके हाथ में। सिस्टम बिना कण के बनेगा, बिना कण की सिस्टम नहीं होगी ना। देखो सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम मतलब कुछ उसने लगा के रखे हैं, कुछ को लगा के रखा है। उदाहरण जैसे बोलो। विज्ञान के उसमें अपन ऐसी बहुत सारी बॉल लटका देते हैं और एक अंत वाली बॉल को ऐसे उठा के छोड़ देते हैं, वो उसका काम हो गया और ये सिस्टम हो गया। तो वो बॉल जैसी बाकी में पड़ती है तो सब अपने आप में चलने लगती है, फिर वो चलती रहती है अपने आप। तो ऐसे एक सिस्टम हो गया और वो एक चल गया। हाँ, उससे क्या होगा कि वो जो चलने वाला है उसमें जितनी शक्ति है वो दूसरे को दे देगा, है ना। वो अनंत शक्ति का भांडार है, ऐसा अन्यथा कहना पड़ेगा उसको। उसमें अनंत शक्ति है और वो फिर वो हर एक कण को वो एक जगह बैठ करके हिला कैसे देगा, ये भी प्रश्न है ना। एक कण को देगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, फिर वो उसको वो देते ही घूमते फिरते रहेंगे, इकट्ठे कब होंगे, है ना। ये भी हाँ, और एक दूसरे को शक्ति देकर के चुप बैठ जाएगा। इसने एक्स अमाउंट शक्ति एक को दे दी, उसने वो उतनी दूसरे को दे दी, और ये थोड़ी सी दे दी तो फिर थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी। देने वाले को बार बार देते रहना पड़ेगा। देने वाला एक स्थान पर बैठा हुआ है। यदि एक ही परमाणु ही चलाने वाला माने तो एक ही स्थान पर बैठा हुआ है, वो एक स्थान पर बैठे सबको चला रहा है, ऐसा होगा ना।
और इतने अनंत है, वो उसकी इतनी शक्ति माननी पड़ेगी, तो उसके शक्ति की जो व्याप्ति है अनंत दूर तक माननी पड़ेगी, ऐसा है ना। तो हम जो अगला विकल्प आता है वह शायद तुम उसी विकल्प को कहना चाहते हो, ठीक है ना। अगला जो विकल्प वो इसी दिशा में जा रहा है, वो एक जगह बैठा परमाणु अनंत क्षेत्रों में उसकी शक्ति विस्तृत हुई, व्याप्त हुई है, ऐसा जो कहना है वही, वो उसी को ही ठीक से समाधान करने वाला अगला विकल्प आता है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तीन हमारे सामने विकल्प आए थे, एक तो स्वयं चलने वाला, एक तो सबको चलाने वाला एक परमाणु, या तो फिर इनको चलाने वाला, हर एक के पीछे एक लगा दिया, तो वो भी संभव नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, इनको चलाने वाला कणों का समुदाय है, ऐसा किसी के मन में आता होगा कि ये कणों का समुदाय बना दीजिए और वो इनको चला देगा। चौथा है, इसके बारे में क्या कहना है? कणों का समुदाय है और इनको चलाता है। तो इसमें ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अरे भाई, ये चले बिना तो समुदाय नहीं बनता ना, ये चले तब तो समुदाय बनेगा, इनका कंक्रीट या कंपोजिट तभी तो बनेगा ये चले, अब तक तो चले ही नहीं, कैसे बनेगा? तो यह पहला उसमें प्रश्न उपस्थित हो जाता है। और यदि एक अवयव नहीं चलता है तो समुदाय कैसे चलेगा? एक अवयव जड़ था तो उनका समुदाय है वो चेतन हो गया, स्वयं चलित हो गया, ऐसे कैसे होगा? तो वो जैसे हमने ऊपर से नीचे गए थे कि यदि पत्थर अचल है, स्वयं गतिशील नहीं है, तो उसका अवयव भी स्वयं गतिशील नहीं होता है। तो या अवयव गतिशील नहीं तो उसका जो उससे जो बना हुआ अवयवी है वो कैसे गतिशील होगा? तो हम यदि किसी कणों को जोड़ करके जो संघात या समुदाय बना देंगे और ऐसा समुदाय मानेंगे कि वो चला देगा सब कणों को, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ये संघात पहले बने कैसे, और बन भी लिया, मान लीजिए कि बना हुआ है, तो भी वो जड़ों का समुदाय जो है वह भी जड़ ही होगा, वह कैसे स्वयं गतिशील होगा? और उसमें यह अक्ल कहां से आने वाली कि किसको कैसे चलाना है? तो यह समस्या होती है। तो चौथा विकल्प इसमें फंस जाता है। तो जो चलाने वाला कितना भी बड़ा मान लीजिए, उसको बहुत बड़ा है लेकिन वो समुदाय है, तो वो जड़ ही रहेगा ना, वो कैसे काम कर पाएगा? जड़ों का समुदाय जड़ ही होगा, क्योंकि अवयवों में जो गुण नहीं है वह अवयवी में नहीं आते हैं। यह हमने थोड़ी देर पहले देख लिया। यदि अवयव जड़ है तो अवयवी, उनसे बना हुआ अवयवी, वह भी जड़ ही होता है। यह हमने थोड़ी देर पहले आलोचना करके ठीक कर लिया था। तो ये चौथा भी निकल गया। अब अगला प्रश्न करके छोड़ देना है, क्योंकि हमारा समय समाप्त होने जा रहा है। तो अगला केवल प्रश्न करके छोड़ते हैं। तो देखिए कि इनको चलाने वाला जो है उसका स्वरूप निर्धारण करना है। वो एक है कि चलाने वाला इनसे छोटा नहीं होगा। जो परमाणु है इनसे छोटा तो है ही नहीं, उनके आकार का एक यह भी नहीं हो रहा है, वो हर एक के पीछे एक यह भी नहीं हो रहा है, इनको जोड़ करके एक समुदाय बना के रखा है वह भी नहीं हो रहा है। तो इनको चलाने वाला, जैसे हम अणुतर, अनुतम या परमाणु, उसके नीचे नहीं जा सकते, तो हमें और एक दिशा बनती है, ऊपर जाना चाहिए। इसको सोचते सोचते ऊपर जाना चाहिए, वो उसने बड़ा होना है, चलाने वाले ने बड़ा होना चाहिए, यह आवश्यकता बन रही है। तो कितना बड़ा हो, यह प्रश्न होता है। हमने पहले ही चौथे विकल्प में एक निकाल दिया है कि कितना भी बड़ा हो लेकिन कणों से बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो होगा वह कणों से बना हुआ नहीं होना चाहिए चलाने वाला, यह ध्यान में रखिए। यदि आपके मन में आ गए कि बहुत बड़ा है लेकिन वो कणों से बना हुआ है, तो फिर हम चौथे विकल्प में बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको चलाने वाला परमाणु से छोटा नहीं होगा, परमाणु के समान आकार वाला एक नहीं होगा, अनंत नहीं होंगे, उनका समुदाय भी नहीं होगा, लेकिन वह उसको अभी बड़ा ही होना चाहिए। फिर उसके अलावा हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर उससे उनको चलाने वाला बड़ा, जो कि स्वयं कणों का समुदाय नहीं है, ऐसा, तो उसके बारे में क्या लगता है? कैसा हो, कितने दूर तक जाए, बोलिए। तो स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है चीजें वो ईश्वर की तरफ ही बढ़ रही हैं कि अनंत। इसको आप ईश्वर कहे या कुछ भी कहे, तो बाद में नाम देंगे हम। नहीं, नाम मतलब मान लीजिए अभी वही दूसरी तरफ बढ़ रहा है कि अनंत, असीम है। नहीं, देखिए, आप हम अभी उसी को कुछ नाम नहीं देंगे, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्वरूप निर्धारण करेंगे, बाद में नाम दे देंगे। जिसको जो चाहे वो नाम दे। हम एक कुछ सिस्टम, वो जो सर्वमान्य नाम है या जो
पक्का बैठता है हमारे अर्थ को प्रकट करने के लिए, ऐसा एक नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उसका स्वरूप निर्धारण करना है, हमारे स्वरूप निर्धारण पर नजर है, शब्दों पर नहीं है। वो कैसा होगा? तो मानने में ऐसा लगता है कि उसको इतना कुछ चलाना है तो सर्वशक्तिमान, एक विशाल, मतलब ठीक है, सर्वशक्तिमान विशाल, ठीक है, और असीमित, मतलब जिसका कोई वो नहीं, अनंत शक्ति से वही होना नहीं, चाहिए। शक्ति का अनंतता ठीक है, अनंतता ठीक है। शक्ति, ये प्रश्न निकल गया कि वो उसमें इतनी शक्ति कि इन सभी कणों को पकड़ करके वो जैसा चाहे वैसा चला ले, है ना? तो इतनी शक्ति हम उसमें मान लेंगे। उसका स्वरूप निर्धारण करिए। और दूसरा उसके कि सामर्थ्य का निर्धारण हो गया अभी, उसका निर्धारण होना चाहिए स्वरूप का। नष्ट नहीं होता जो, क्योंकि नश्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो चीजें नश्वर चीजों को चलाए रखना है। पहले उसके आकार की बात सोचिए, पहले उसका हाँ। आकार कितना होगा ये बताइए। आकार तो अब चूंकि चीजें जो हम दृष्टि पर देखते हैं, चीजें बहुत बड़ी बड़ी, इन सब चीजों को चलाना है तो इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। वो कितना बड़ा अच्छा, होना चाहिए इससे अच्छा कंपेयर। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि ये जो चीजें हैं इनसे बाहर जाकर के उसकी सीमा एक पड़ी हुई है, एक सीमा में है, वो ऐसा होगा? उसके नहीं, बाहर तो न कण असीमित है ही, न कुछ है, लेकिन यह स्वयं भी सीमित है, ऐसा यदि हो तो? नहीं इसको असीमित ही होना पड़ेगा, क्योंकि यदि सीमित हो तो? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीज ऑब्जेक्ट की तो सीमा है ना, उसे नहीं, बड़े यदि बड़े वो सीमित, देखिए, यदि सीमित माने तो क्या आपत्ति होगी? सीमित मानने में, क्योंकि चीजें जो हम जानते हैं ना कि अभी तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, अगर उसकी एक ब्रह्मांड की भी कोई सीमा नहीं है ऐसे बोलते हैं, तो नहीं, अगर वो तो ब्रह्मांड, देखिए, वो कौन क्या बोलता है उसको कृपया मत लाइए। तो सीमित में यही मान सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज है उससे तो बड़ा ही होना चाहिए। अब बड़ी उससे चीज बड़ा क्या है हो, वो, जो सबसे बड़ी चीज है उससे बड़ा है, लेकिन सीमित, फिर भी सीमित है, ऐसा यदि कहे तो समस्या क्या हो रही ऐसा हो सकता है। है? कोई भी चीज कितनी भी बड़ी हो लेकिन सीमित हो तो वह कणों से जोड़ जोड़ के बनी हुई है, हाँ। तभी उसको अच्छा, सीमा आ रही है। हाँ ये सही है, ये कणों समस्या से, है। हाँ, कितना भी बड़ा हो लेकिन सीमित हो तो यह आपत्ति हो जाती है कि वो कणों का समुदाय है, संघात है वो, लिमिट। ये समस्या हो रही है उसमें। तो इन सभी चीजों को समेटे हुई है लेकिन फिर भी सीमा है, ऐसा मानने में यह समस्या हो रही है। ठीक है ना? तो हाँ इसलिए है। उसको क्या करना पड़ेगा? असीम करना पड़ेगा, सीमाहीन, लिमिटलेस, एंडलेस, एक्सपेंस में उसके, है ना? जी, ये सही है। तो यहां पर वो जो है ना, असीम है एक, और कणों से बना हुआ नहीं है। वैसे कणों से बना हुआ नहीं कहने से ये कहे वो असीम ही होगा, वो कणों से बना हुआ कहने से वो ससीम ही होगा, उसकी सीमा ही होगी। यदि समुदाय है तो सीमा में ही होगा, तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा। यदि कणों से नहीं बना है फिर भी है, तो एक तो नीचे की तरफ परमाणु लिमिट था और ऊपर की तरफ यह अभी लिमिटलेस बड़ा हो जाएगा, है नहीं? जी। तो लिमिटलेस बड़ा है। ये जो लिमिटलेस बड़ा है इसको एक शब्द है व्यवस्था में, उसको एक शब्द व्यवहार होता है जो है विभु। विभु का अर्थ है वो ऐसा लिमिटलेस बड़ा, ऐसा सोच लीजिए। तो विभु, हमारे इस भावना को प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द है विभु। अब जैसे एक है कि अणु, अणुतर, अणुतम, तो उसको हमने परम अणु मतलब छोटा छोटा ऐसा है ना, इस तरफ चले गए तो जो बड़ा है ना उसको कहेंगे हम महत, मतलब बड़ा, महान। तो महान, महत्तर और बड़ा, महत्तम सबसे बड़ा, है ना? तो वो जो सबसे बड़ा, इससे बड़ा और कुछ नहीं, तो वो परम महत हो जाएगा। इधर जैसे हमने परम अणु कर लिया था नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर जाते जाते वो होगा परम महत, सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कुछ नहीं। तो सोचने में सुविधा हो जाती, दो सीमाएं आ गई हमारे सामने, छोटे में एक सीमा हो गई, बड़े में एक सीमा हो गई, लेकिन जो बड़े है वो सीमाहीन बड़ा है, और इसी सीमाहीन बड़े को हम कह रहे हैं विभु। और यह भी स्वतः ही सिद्ध हो रहा है कि वह कणों का समुदाय नहीं है। यदि कणों का समुदाय होता तो वो सीमा में ही बद्ध हो जाता, तो वो कणों का समुदाय न होते हुए सीमाहीन बड़ा है। यहां तक ठीक है? हाँ, यहाँ तक तो ठीक प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसी विषय को हम फिर से पकड़ेंगे और
थोड़ा विस्तार से समझ देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो अगले इसमें हम इसको लेकर के अभी आज यही विराम करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न करने हो, कुछ बोलना हो तो देखिए। बहुत कठिन होता जा रहा है या फिर नहीं, ऐसा कुछ किसी को भी कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना हो तो अवश्य ही बोलिए। स्वामी जी, अभी तक तो मुझे चीजें समझ में आ गई है मोटा मोटी। यदि रोचक बनाना है तो वो भी बताइए कि नहीं ये रोचक नहीं हो रहा, जरा ड्राई हो रहा है, शुष्क हो रहा है, और नहीं। रोचक होना चाहिए, ऐसा कुछ। नहीं, मुझे ऐसा तो बहुत रोचक लग रहा है, इसलिए हम लोग से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हाँ। बाकी दूसरे लोग कुछ फीडबैक दे तब पता चले। जी। और यदि किसी को लगता है कि अब क्या होगा कि अगली चर्चा के लिए है ना, वो यदि ये जो 2 सेशन हुए वो यदि नहीं देखे हैं या नहीं फॉलो किए तो आगे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए किसी को वो लगता है तो अगले सेशन करके फिर इसमें जुड़े तो फिर लाभ होगा, अन्यथा फिर कठिन है, फिर उनको वो ऊपर ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम एक युक्ति की धारा बनाते जा रहे हैं और उसके आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। हमने कई शब्द भी लगा लिए इसमें, तो ये शब्द, यह युक्ति, ये जो हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारे एक पारिभाषिक शब्द और युक्तियां ये बनती है और उसका उसी के ऊपर हम अभी चलाने वाले। तो इसका परिचय जिसको नहीं उसको लगेगा कहाँ से ये शब्द आए, कहाँ से ये युक्ति आई, क्यों मान रहे हैं आप, तो जबरन ऐसा डॉगमेटिक होकर के बैठे, ऐसा भी लगना संभव होगा। क्योंकि इसमें जो जितनी चर्चा हुई है वो यदि नहीं देखी है तो ठीक। तो आज यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।